नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार को बाढ़ नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार देगी 11,500 करोड़। बिहार में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक मदद देगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने गुरुवार को जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, विभागीय सचिव संतोष मल्ल और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद पाटिल ने कोसी में चिलिंक परियोजना, पश्चिमी कोसी नहर और बागमती नदी के तटबंध का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी भी मौजूद थे। पाटिल पटना एयरपोर्ट पर विभागीय योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करने के बाद वीरपुर रवाना हुए। भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण और जल परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। बैठक में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राज्य में बाढ़ की मौजूदा स्थिति और चुनौतियों का विवरण देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से कृषि उत्पादन और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। पटना में ग्रामीण सेतु योजना के तहत बनेंगे 18 नए पुल। पटना जिले के ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 18 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। कुल 115 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ये पुल बरसात के दौरान आवागमन आसान बनाएंगे और कृषि उपज को बाजार तक पहुंचने में मदद करेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14 पुलों का निर्माण 74.87 करोड़ रुपए में और 2025-26 में शेष 4 पुलों का निर्माण 41.16 करोड़ रुपए में होगा। इन पुलों की कुल लंबाई क्रमशः 580 मीटर और 370 मीटर होगी। पटना सदर, पालीगंज, मसौढ़ी, बार और दानापुर प्रखंडों में निर्माण कार्य किया जाएगा। पुलों के साथ जुड़े अप्रोच रोड और तकनीकी संरचनाओं से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। निर्माण से स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, ग्रामीणों को स्कूल और अस्पताल तक पहुंच आसान होगी और कृषि उत्पादों की मंडियों तक आपूर्ति सुधरेगी। बिहार से चलने वाली 32 ट्रेनों में जोड़ा जाएगा एक अतिरिक्त कोच। पूर्व मध्य रेलवे ने बिहार से चलने वाली 32 प्रमुख ट्रेनों में एक अतिरिक्त एलएचबी कोच जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें पटना दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस से पटना कोटा और अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल है। प्रस्ताव के अनुसार इन ट्रेनों की वर्तमान कोच संख्या 22 जो कुछ ट्रेनों में 20 भी है, उससे बढ़ाकर 23 कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य लंबी दूरी की ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को कम करना और यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करना है। रेलवे बोर्ड को इस प्रस्ताव के तहत संबंधित जोनल रेलवे से 23 कोच के संचालन की व्यवहार्यता पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। प्रमुख ट्रेनें जिनमें कोच बढ़ाने का प्रस्ताव है उनमें राजेंद्र नगर नई दिल्ली, पटना एलटीटी, पटना कोटा, पाटलिपुत्र चंडीगढ़, दानापुर आनंद विहार और राजेंद्र नगर दुर्ग शामिल है। ये कदम यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती में अयोग्य नियुक्तियों पर सरकार से मांगा जवाब। पटना हाईकोर्ट ने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या 26/2023 में कंप्यूटर साइंस विषय के तहत अयोग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर नीतीश सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस हरीश कुमार की एकल पीठ ने शिक्षा विभाग को 3 सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। आरोप है कि बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया जिन्होंने एसटीईटी या फिर टीईटी परीक्षा पास नहीं की थी, जबकि नियमानुसार केवल पास उम्मीदवार ही पात्र थे। याचिकाकर्ताओं ने विभाग पर मिलीभगत कर संशोधित मेरिट लिस्ट जारी न करने और अयोग्य उम्मीदवारों को अस्थायी नियुक्ति पत्र देने का आरोप लगाया है। पूर्व में सरकार और बीपीएससी के हलफनामे में भी अयोग्य नियुक्तियों को गलत माना गया था। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। जीएसटी सुधार से बिहार को सालाना 41,000 करोड़ का होगा फायदा। जीएसटी नियमों में हालिया सुधारों ने बिहार की वित्तीय स्थिति को नई ऊर्जा दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार को इससे सालाना 41,651 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। अनुमान है कि यदि सुधार नहीं होते तो 2026-27 तक बिहार की जीएसटी वसूली 22,622 करोड़ तक सिमट जाती, लेकिन नए नियमों से ये 64,273 करोड़ तक पहुंच सकती है और वो भी बिना उपभोग वृद्धि मानकर। वास्तविकता में उपभोग बढ़ने की पूरी संभावना है। 2023-24 में बिहार की जीएसटी वसूली 27,622 करोड़ थी, जो 2024-25 में बढ़कर 29,359 करोड़ हो गई। अर्थशास्त्रियों के अनुसार 2026-27 तक देश की जीएसटी वसूली 20 लाख करोड़ पहुंच सकती है, जिसमें राज्यों का हिस्सा 10 लाख करोड़ होगा। बिहार को केंद्र से 41,000 करोड़ मिलेंगे। ये आय विकास परियोजनाओं और चुनावी राजनीति दोनों में अहम भूमिका निभाएगी। जीरो ऑफिस डे अभियान में 45,000 पीडीएस दुकानों की हुई जांच।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीरो ऑफिस डे अभियान के तहत राज्य भर में चल रहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस दुकानों के निरीक्षण की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि कम खाद्यान्न देने या खराब गुणवत्ता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो और अब तक 45,335 पीडीएस दुकानों का निरीक्षण पूरा हो चुका है, जबकि शेष 8,613 दुकानों का निरीक्षण अगले 2 दिनों में होगा। निरीक्षण में 1,309 दुकानों पर कम खाद्यान्न, 1,192 पर खराब गुणवत्ता और 4,326 पर खाद्यान्न उपलब्ध न कराने की शिकायतें मिली हैं। अब तक 7,955 डीलरों को कारण बताओ नोटिस से जारी, 33 प्राथमिकी दर्ज और 43 दुकानों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। प्रधान सचिव ने उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई का निर्देश दिया जिन्होंने रिपोर्ट के आधार पर कदम नहीं उठाए। 10,000 से अधिक जमा निकासी पर प्रत्याशियों को देना होगा जवाब। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपए ही खर्च कर सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्याशियों के लिए समय पर अलग चुनावी खाता खोले, सभी लेन देन उसी खाते से किए जाए और संदिग्ध खातों पर निगरानी रखे। बैंकर्स को एक दिन में 10,000 रुपए से अधिक निकासी या जमा पर विशेष ध्यान रखने, चेकबुक और पासबुक समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को चेतावनी दी गई है कि प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों द्वारा छपाई जाने वाली सभी सामग्री पर डिक्लेरेशन प्रपत्र, प्रेस का नाम, स्थल और प्रोपराइटर का नाम अंकित होना आवश्यक है। भ्रामक या अनाधिकृत सामग्री के मुद्रण पर रोक होगी। उल्लंघन होने पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशिक्षण में अनुमंडल स्तर के सब नोडल पदाधिकारी, बैंकर्स और मुद्रक शामिल हुए। पीएम मोदी करेंगे कोसी मेची लिंक परियोजना का शिलान्यास, किसानों को मिलेगी बाढ़ से राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया में कोसी मेची लिंक परियोजना का शिलान्यास करेंगे। यह परियोजना बिहार की कृषि, बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन में अहम भूमिका निभाएगी। परियोजना की तैयारी का जायजा लेने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हवाई सर्वेक्षण किया। परियोजना से 2.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। मानसून के बाद कोसी का अतिरिक्त जल मेची नदी में पहुंचाया जाएगा, जिससे बाढ़ का खतरा कम होगा। 41 किलोमीटर लंबी पूर्वी मुख्य नहर का पुनरुद्धार और मेची नदी का विस्तारीकरण किया जाएगा। पश्चिमी कोसी नहर और बागमती तटबंध परियोजनाओं से तटबंध नहर और रिंग बांध मजबूत होंगे। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, कृषि उत्पादन में सुधार होगा और लाखों बिहारियों को स्थायी लाभ मिलेगा। जस्टिस PV बजंथरी बने पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस PV बजंथरी को स्थायी मुख्य न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा की है। 27 अगस्त को तत्कालीन चीफ जस्टिस विपुल M पंचोली सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए थे, जिसके बाद बजंथरी को कार्यकारी CJ नियुक्त किया गया था। अब वे औपचारिक रूप से इस पद पर होंगे। हालांकि 22 अक्टूबर 2025 को वे रिटायर हो जाएंगे, जिससे उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहेगा। जस्टिस बजंथरी का जन्म 23 अक्टूबर 1963 को कर्नाटक में हुआ। उन्होंने बेंगलुरु में विधि शिक्षा प्राप्त की और 1990 में कर्नाटक हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। 2006 में वे नोटरी बने। 2015 में कर्नाटक हाई कोर्ट में एडिशनल जज नियुक्त हुए। इसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भेजे गए। 2018 में वे दोबारा कर्नाटक लौटे और 2021 में उनका ट्रांसफर पटना हाई कोर्ट हुआ, जहां वे अब तक सेवा दे रहे हैं। बिहार आइडिया फेस्टिवल में टॉप 5 आइडियाज को मिला पुरस्कार। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 और बिहार आइडिया फेस्टिवल का समापन राजधानी पटना में हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि बिहार में 4 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, जो लघु उद्योगों और विभिन्न अन्य क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी निवेश और उद्यमिता के अवसरों पर बल दिया। बिहार आइडिया फेस्टिवल में पूरे राज्य से 25,000 से अधिक आइडियाज प्राप्त हुए, जिनमें टॉप 5 आइडियाज को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान पटना के शशि कुमार, द्वितीय सहरसा के आदर्श आरव, तृतीय पश्चिम चंपारण की शांभवी शर्मा, चौथा सिवान के अजीत कुमार और 5वां पटना के युग श्रीवास्तव को मिला। इसके अलावा MMUI और BLUI योजनाओं के लाभार्थियों को राशि वितरण और 1 क्लिक फंड ट्रांसफर सुविधा भी शुरू की गई। 26 सितंबर से चलेगी राजगीर से आनंद विहार पूजा स्पेशल ट्रेन। फेस्टिवल सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने राजगीर आनंद विहार टर्मिनल के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन 04069 और 04070 चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेन 26 सितंबर से 28 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी, जिससे दशहरा, दिवाली और छठ पर घर लौटने वालों को राहत मिलेगी। ट्रेन राजगीर से रात 11:30 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 7 बजे आनंद विहार पहुंचेगी, जबकि वापसी ट्रेन रात 12:20 पर आनंद विहार से निकलकर शाम 7:50
तक राजगीर पहुंचेगी। ये लगभग 19 से 20 घंटे में यात्रा पूरी करेगी और पटना, दानापुर, आरा, बक्सर, प्रयागराज व कानपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से गुजरेगी। ट्रेन में जनरल, स्लीपर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसी कोच होंगे। तत्काल बुकिंग सुविधा नहीं होगी, लेकिन आरक्षण IRCTC और काउंटरों पर उपलब्ध है। रेलवे के मुताबिक ये ट्रेन त्योहारों की भीड़ को संभालने में मदद करेगी। हर जिले में कम से कम एक सीट पर उतरेगी कांग्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश में है। पार्टी की रणनीति है कि हर जिले में कम से कम एक सीट पर चुनाव लड़ा जाए ताकि कार्यकर्ता चुनाव तक सक्रिय बने रहे। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने सारण, शिवहर, मुंगेर, भोजपुर, कैमूर, अरवल और जहानाबाद जैसे 7 जिलों में उम्मीदवार नहीं उतारे थे, जिससे स्थानीय कार्यकर्ताओं में निराशा रही थी। हालिया सर्वे और कार्यकर्ता फीडबैक में भी यही मुद्दा सामने आया। दिल्ली में हुई बैठक में बिहार कांग्रेस नेताओं ने आलाकमान से मांग की कि सीट शेयरिंग में हर जिले में पार्टी को जगह मिले। अब कांग्रेस जिला और प्रखंड स्तर से दावेदारों के नाम जुटा रही है। 16 सितंबर को प्रदेश इलेक्शन कमेटी हर सीट पर 3 नाम सुझाएगी और 19 सितंबर को स्क्रीनिंग कमेटी उन पर अंतिम विचार करेगी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद बिहार चुनाव में 225 सीटों पर करेंगे दावेदारी। बिहार चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए और कांग्रेस यानी कि इंडिया अलायंस के बीच सियासी मुकाबला है। वहीं अब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती भी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने 225 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है और आज से बिहार में 45 दिनों की गौ रक्षा संकल्प यात्रा शुरू कर रहे हैं। शंकराचार्य का कहना है कि वे बिहार में दोहरा चरित्र सामने लाना चाहते हैं, जो लोग गौ हत्या को समर्थन देते हैं और जो गौ पूजा का समर्थन करते हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से कहा कि गौ रक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। संकल्प यात्रा के माध्यम से वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि कौन गौ रक्षा के समर्थक है और कौन गौ हत्यारे के। उनका मानना है कि ये प्रयास भारत में बड़ा परिवर्तन लाएगा और समाज में नैतिक चेतना को जगाएगा। सोशल मीडिया पर एनडीए और विपक्ष की डिजिटल भिड़ंत। बिहार चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर चुनावी जंग तेज हो गई है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 30 से ज्यादा सरोगेट पेज AI जेनरेटेड वीडियोस, रील और पोस्ट के जरिए राजनीतिक माहौल बनाने और प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाने में सक्रिय है। विपक्ष के 18 पेज नीतीश सरकार और एनडीए पर हमला बोल रहे हैं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के प्रचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वॉइस ऑफ बिहार, राहुल गांधी जैसे पेज विपक्ष के डिजिटल अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। एनडीए के समर्थन में 12 लाख से अधिक फॉलोअर्स वाले पेज प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन के रिकॉर्ड को उजागर कर रहे हैं। आरजेडी युवा वर्ग पर केंद्रित डिजिटल रणनीति चला रही है, जिसमें तेजस्वी यादव को यूथ आइकॉन के रूप में पेश किया जा रहा है और यह दिखाता है कि बिहार चुनाव अब सिर्फ रैलियों या टीवी तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जोरदार जंग जारी है। आकाश चोपड़ा ने बताया स्टेडियम में कम दर्शक होने का कारण। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने एशिया कप में होने वाले भारत पाक मैच के स्टेडियम में कम दर्शक संख्या की वजह रोहित शर्मा और विराट कोहली की गैर मौजूदगी को बताई। आकाश चोपड़ा के अनुसार दोनों खिलाड़ी फैंस के चहेते हैं और उन्हें देखने के लिए स्टेडियम जल्दी भरता है। विराट कोहली रणजी ट्रॉफी खेलते समय स्टेडियम लगभग भर गया था, जबकि इस बार दर्शकों की संख्या कम रही। उन्होंने स्पष्ट किया कि कम बिक्री का कारण टिकट की महंगाई या सप्ताह के दिनों में परेशानी नहीं है। आकाश चोपड़ा ने कहा कि रोहित कोहली खेलते तो दर्शक संख्या दोगुनी होती। उदाहरण के लिए 5,000 के बजाय 10 से 15,000 लोग स्टेडियम में आते। इसके बावजूद भारतीय टीम ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में अपने अभियान की विजयी शुरुआत की और पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से हराया। अब टीम का मुकाबला 14 सितंबर को पाकिस्तान से होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, अबोध कुमार, विभाषा कुमार बिमल, राजकिशोर महतो, नौशाद रजा, रंजीत मिश्रा, रवि मोहन वर्मा, संजीव कुमार, दीपक कुमार, लक्ष्मी मेहता, जितेंद्र ठाकुर, अमित कुमार, ब्यूटी कुमारी, सुजीत सिंह, उमेश कुमार, पंकज कुमार, मनोज दास, राजेश सानी, अर्जुन राम, ममता कुमारी, राम बाबू दास, मुरारी कुमार, बाबूलाल मरांडी और निशिकांत कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, महिलाओं और युवाओं के लिए सरकारी योजनाएं कितनी असरदार है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।